नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं रोहिंग्टन मिस्त्री के उपन्यास फैमिली मैटर्स की दुनिया में। हमारे पास इस किताब की एक काफी गहरी समीक्षा है और आज हम मिलकर इसी रिव्यू के आईने में नॉवेल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी है 1990 के दशक के बॉम्बे की। वो दौर जब शहर आर्थिक बदलाव और अंदरूनी तनाव से गुजर रहा था। हाँ, लेकिन कहानी का फोकस एक पारसी परिवार पर है, वकील परिवार। सही। कहानी की चिंगारी एक बहुत ही आम रोजमर्रा की लगने वाली घटना से भड़कती है। नरीमन वकील एक 70 साल के रिटायर्ड अंग्रेजी प्रोफेसर हैं। हाँ। जिन्हें पार्किंसंस तो है ही, ऊपर से टखने में फ्रैक्चर हो जाता है और बस ये एक मेडिकल दिक्कत उनके तीनों बच्चों की जिंदगी में जैसे भूचाल ला देती है। बिल्कुल। कूमी, जल और रुखसाना, उनके सामने वो सारे सवाल आ जाते हैं, देखभाल कौन करेगा। हाँ, तो आज हमारा मकसद इस रिव्यू के जरिए ये देखना है कि ये नॉवेल असल में किन मुद्दों की पड़ताल करता है, इसके किरदारों में क्या खास है, मिस्त्री का लिखने का अंदाज कैसा है और आखिर में ये किताब हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। नरीमन वकील की बीमारी से कहानी शुरू होती है, लेकिन ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लगती है ना। रिव्यू तो यही इशारा करता है। बिल्कुल। ये बीमारी एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है। ये सिर्फ नरीमन की सेहत का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि पूरे परिवार के रिश्ते, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका इतिहास, सबका आईना बन जाता है। कौन जिम्मेदारी उठाएगा, कैसे रोजमर्रा के खर्चे चलेंगे, और वो पुरानी बातें, पुराने जख्म जिनका जिक्र शायद सालों से नहीं हुआ, वो सब अचानक से अहम हो जाते हैं। उपन्यास का टाइटल फैमिली मैटर्स वाकई बहुत सटीक लगता है। हाँ, वो दोहरा मतलब है ना कि किन बातों पर परिवार में बहस होती है। बिल्कुल। और साथ ही वो चीजें जो एक परिवार के लिए मायने रखती हैं। रिव्यू इस दोहरे अर्थ पर काफी जोर देता है। और इन सब चीजों को संभालते हैं इसके किरदार। रिव्यू किरदारों के बारे में क्या खास बताता है? नरीमन वकील से शुरू करें। हाँ, नरीमन वकील काफी दिलचस्प किरदार हैं। रिव्यू उन्हें एक कह सकते हैं चिड़चिड़े, पढ़े लिखे, लेकिन अपनी ही दुनिया में खोए शख्स के तौर पर देखता है। उनके जहन पर एक पुराने अधूरे प्यार का साया है, एक ऐसा रिश्ता जो उस जमाने के सांप्रदायिक दबावों की वजह से टूट गया था। और रिव्यू की नजर में नरीमन कोई संत या फरिश्ता नहीं है। उनमें कमियां हैं, वो कभी कभी स्वार्थी भी हो सकते हैं, और शायद इसीलिए उनकी तकलीफ ज्यादा असली लगती है, बनावटी नहीं। हाँ, वो मानवीय लगते हैं। बिल्कुल। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या उम्र के साथ इंसान सिर्फ समझदार होता है या ज्यादा जटिल भी। और उनके बच्चे, खासकर रॉक्साना और उनके पति यजिद। रिव्यू उन्हें कहानी का इमोशनल सेंटर मानता है। सही कहा। रॉक्साना और यजिद चनोए वाकई कहानी के दिल की तरह हैं। रॉक्साना का किरदार एक शांत, प्रैक्टिकल, स्नेह का प्रतीक है। मुश्किल हालात में भी उसकी देखभाल और समझदारी ही जैसे परिवार को जोड़े रखती है। दूसरी तरफ यजिद है, एक सेल्स मैनेजर जो मिडिल क्लास सपनों और हकीकतों के बीच फंसा है। रिव्यू यजिद के किरदार को बहुत बारीकी से देखता है। वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, तहजीबदार है, लेकिन जिंदगी की ठोकरें उसे शॉर्टकट लेने और कड़वाहट पालने की ओर धकेल सकती हैं। हाँ, वो आम आदमी की जो कश्मकश होती है। एग्जैक्टली, वही कश्मकश। और उनके बेटे मुराद और जहांगीर, रिव्यू उनके बारे में क्या कहता है? क्या वो सिर्फ बच्चे हैं या कहानी में उनकी भी कोई बड़ी भूमिका है? नहीं, रिव्यू मानता है कि उनकी भूमिका बहुत अहम है, भले ही वो बच्चे हैं। उनके छोटे छोटे नैतिक फैसले, जैसे स्कूल में होने वाला कोई छोटा मोटा चुनाव या किसी काम के लिए दी गई हल्की फुल्की रिश्वत, हाँ, वो एक तरह से बड़ों की दुनिया का ही आईना दिखाते हैं। वो मासूमियत से वो सवाल उठा देते हैं जिन पर बड़े शायद सोचना भी नहीं चाहते। अच्छा। खासकर जहांगीर की ईमानदारी से जुड़ी कहानी, जिसके बारे में रिव्यू कहता है कि वो उपन्यास के सबसे शांत लेकिन सबसे तीखे कटाक्षों में से एक है। किस तरह का कटाक्ष? कि कैसे बड़े लोग बच्चों को वो नैतिक मूल्य सिखाते हैं जिनका पालन करने का जोखिम वो खुद नहीं उठा सकते। ओह, ये तो काफी गहरा पॉइंट है। और नरीमन के सौतेले बच्चे कूमी और जल, उन्हें अक्सर थोड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है, पर रिव्यू का क्या नजरिया है? रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि मिस्त्री उन्हें भी सहानुभूति से देखते हैं। हाँ, कूमी और जल कड़वाहट और शायद बदलाव के डर से जकड़े हुए लगते हैं। वो नरीमन की देखभाल की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, शायद पुराने गिले शिकवों की वजह से, लेकिन मिस्त्री उन्हें सिर्फ विलन बनाकर नहीं छोड़ते। अच्छा। रिव्यू बताता है कि उनकी अपनी मजबूरियां, उनके अपने डर हैं जिन्हें लेखक समझने की कोशिश करता है।
उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, बल्कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को उभारा जाता है। ये दिलचस्प है। और रिव्यू एक और बात कहती है कि मिस्त्री छोटे छोटे किरदारों को भी कैसे जीवंत बना देते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, दुकानदार। हाँ, बिल्कुल। दफ्तर के साथ ही कोई भी सिर्फ कहानी बढ़ाने का पुर्जा नहीं लगता। ये मिस्त्री की खूबी है जिसे रिव्यू रेखांकित करता है। मतलब हर किरदार का अपना वजूद है। हाँ, हर किरदार, चाहे वो कितनी ही देर के लिए क्यों ना आए, अपनी एक पहचान रखता है। इससे कहानी का ताना बाना ज्यादा घना और असली लगता है। ऐसा महसूस होता है कि ये वाकई एक जीते जागते शहर की कहानी है, सिर्फ कुछ मुख्य किरदारों की नहीं। किरदारों की इस जटिल दुनिया से गुजरते हुए रिव्यू किन बड़े विषयों या थीम्स को उजागर करता है? आपने देखभाल एक अर्थव्यवस्था के रूप में का जिक्र किया था। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। हाँ, ये रिव्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, उपन्यास बहुत ही जमीनी स्तर पर हिसाब किताब रखता है। घर का किराया, राशन का बिल, दवाइयों का खर्चा, छोटी मोटी रिश्वतें, रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल, बचत की कोशिशें। रिव्यू कहती है कि मिस्त्री बड़ी खूबी से दिखाते हैं कि कैसे एक बीमारी या बुढ़ापा सिर्फ इमोशनल बोझ नहीं, बल्कि एक आर्थिक संकट भी बन जाता है। ये एक तरह से गरीबी का पुनर्वितरण कर देता है। मतलब जिसके पास पहले से कम है, उस पर बोझ और बढ़ जाता है। समय की कीमत पैसे में चुकानी पड़ती है, और प्यार और स्नेह को भी मेहनत और मशक्कत में बदलना पड़ता है। और रिव्यू ये भी कहती है कि ये किताब चुपचाप इस क्रांतिकारी विचार पे जोर देती है कि देखभाल का काम जो अक्सर औरतें ही करती हैं, हाँ, ज्यादातर, वो असल में परिवार की नैतिकता की धुरी बन जाता है। मतलब कौन कितनी जिम्मेदारी उठा रहा है, इसी से रिश्ते तय होते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अवलोकन है। उपन्यास यह सवाल उठाता है कि समाज इस देखभाल के काम को कितना महत्व देता है, जबकि यही वो गोंद है जो शायद परिवारों को जोड़े रखता है ना? सही बात। और दूसरा थीम जो रिव्यू उठाती है, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का रिश्ता, ये कैसे जुड़ता है? समीक्षा बताती है कि उपन्यास छोटे छोटे नैतिक समझौतों को बड़े सामाजिक भ्रष्टाचार से जोड़कर देखता है। जैसे यजीद का अपने काम में थोड़ा हेरफेर करना, बिल्डिंग के वॉचमैन का अपनी छोटी सी सत्ता का इस्तेमाल करना, डॉक्टर का गिफ्ट या अनौपचारिक फीस लेना। ये सब ऊपरी तौर पर मामूली लग सकते हैं। हाँ, रोज की बातें लगती हैं। लेकिन रिव्यू के मुताबिक मिस्त्री ये तर्क देते हैं कि ये छोटी छोटी बातें शहर में चल रहे बड़े घोटालों और राजनीतिक जोड़तोड़ से अलग नहीं हैं। समाज एकदम से नहीं बिखरता, वो धीरे धीरे इंच इंच करके खोखला होता है इन्हीं छोटे समझौतों से। ओहो, ये तो काफी सोचने वाली बात है। हाँ, एक सोबरिंग विचार है बिल्कुल। मतलब ये कि रोजमर्रा की छोटी बेईमानियां ही बड़े भ्रष्टाचार की जमीन तैयार करती हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। उपन्यास इसी कनेक्शन को बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है। फिर एक और अहम विषय है समुदाय और उसका सिकुड़ना। पारसी समुदाय की बात हो रही है यहाँ। हाँ, बॉम्बे और पारसी समुदाय का एक गहरा रिश्ता रहा है। उपन्यास इसे कैसे दिखाता है? रिव्यू कहती है कि मिस्त्री पारसी समुदाय को सिर्फ कहानी की पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल नहीं करते, वो इसे एक जीती जागती सामाजिक हकीकत की तरह पेश करते हैं। कैसे? उनके रीति रिवाज, उनकी आपसी बातचीत, समुदाय से बाहर शादी करने को लेकर उनकी चिंताएं, अपनी विरासत को सहेजने का दबाव। उपन्यास के समय में ये समुदाय बूढ़ा हो रहा है, उसकी संख्या कम हो रही है, और इसका असर किरदारों की जिंदगी, उनके फैसलों और उनकी पहचान पर पड़ता है। तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सामाजिक बदलाव का चित्रण है। और चौथा बड़ा थीम स्मृति और नाराजगी। पुराने फैसले कैसे आज पर असर डालते हैं। नरिमन का अधूरा प्यार, उनकी समझौतावादी शादी। हाँ, ये विषय कहानी के रेशे रेशे में बुना हुआ है। रिव्यू इशारा करती है कि उपन्यास बार बार ये सवाल पूछता है कि परिवार अपनी पुरानी यादों को क्यों खुरदते हैं। क्या वो जख्म भरने के लिए याद करते हैं, या फिर से एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए? नरिमन की यादें उसे सुकून देती हैं या और तकलीफ? कूमी और जिल की कड़वाहट क्या सिर्फ आज की परिस्थितियों से जन्मी है, या सालों पुरानी शिकायतों का नतीजा है? इसका कोई आसान जवाब नहीं देता उपन्यास। नहीं, ये एक मुश्किल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यादें मरहम है या जख्म कुरेदने का हथियार? रिव्यू कहती है कि उपन्यास पाठक को इसी उलझन में छोड़ता है। ये सारे विषय बहुत गहरे हैं। और जिस तरह से कहानी कही गई है, मिस्त्री की लेखन शैली, रिव्यू उसे पारदर्शी गद्य कहती है। इसका क्या मतलब है? पारदर्शी गद्य का मतलब है ऐसी लिखावट जो खुद पर ध्यान नहीं खींचती। भाषा बहुत सधी हुई है, सटीक है, लेकिन उसमें कोई दिखावा या बनावट नहीं है। मतलब भाषा सिंपल है। सिंपल से ज्यादा सटीक कहेंगे। मिस्त्री का ध्यान कहानी और किरदारों पर रहता है, भाषा के करतब दिखाने पर नहीं।
रिव्यू बताती है कि उपन्यास के अध्याय मानो किसी बही खाते की तरह जानकारी जमा करते जाते हैं। एक मुलाकात हुई, एक बिल चुकाया गया, एक झगड़ा हुआ, किसी ने थोड़ी मेहरबानी दिखाई। हाँ, जैसे जिंदगी चलती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जीवन अपनी साधारण गति से चल रहा है। तो फिर तनाव कैसे बनता है अगर प्लॉट में बड़े बड़े मोड़ नहीं है तो? यही मिस्त्री की कला है। जैसा रिव्यू उजागर करती है, तनाव भारी घटनाओं या ट्विस्ट से नहीं बल्कि अंदरूनी दबाव से पैदा होता है। कैसा दबाव? पैसों का दबाव, क्या अगले महीने का किराया दे पाएंगे? जगह का दबाव, एक छोटे से फ्लैट में इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? बीमार शख्स की देखभाल कैसी होगी? और सबसे बढ़कर नैतिक दबाव, कौन कितना त्याग करेगा, कौन अपनी जरूरतें पीछे रखेगा। यही धीमा लगातार बढ़ता दबाव कहानी को पकड़े रखता है और पढ़ने वाले को किरदारों की कश्मकश का हिस्सा बना देता है। तो नतीजा एक तरह का गहरा यथार्थवाद है जिसमें छोटी छोटी बातों का ब्यौरा है। लेखक अपनी तरफ से कोई उपदेश नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते कहानी झकझोर देती है क्योंकि आप उन किरदारों के साथ जैसे जी चुके होते हैं। मुझे ये बात वाकई दिलचस्प लगती है कि कैसे साधारण चीजों से इतना गहरा असर पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल। और रिव्यू कुछ और चीजों पर भी रोशनी डालती है जो इस उपन्यास में बखूबी काम करती हैं। पहली बात, इसका घरेलू पैमाना। घरेलू पैमाना? हाँ, मतलब पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल है, लेकिन मिस्त्री मेलोड्रामा से बचते हैं। वो दिखाते हैं कि बड़ी राजनीति आम आदमी के घर में कैसे घुसती है, बढ़ती कीमतों के जरिए, चीजों की कमी के जरिए, डर और असुरक्षा के माहौल के जरिए। अच्छा, मतलब राजनीति कोई दूर की चीज नहीं रहती? नहीं, राजनीति कोई अमूर्त विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यानी बड़ी घटनाएं किरदारों की रसोई और ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती हैं। और दूसरी खूबी, नैतिक अस्पष्टता। रिव्यू इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास में कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हर कोई कभी न कभी छोटापन भी दिखाता है और कभी उदारता भी, और अक्सर एक ही पन्ने के अंदर ये दोनों पहलू दिख जाते हैं। यही जटिलता कहानी को उपदेशात्मक या बनावटी होने से बचाती है। ये किरदारों को इंसान बनाती है ना? बिल्कुल। और तीसरी खूबी जिसका जिक्र पहले भी हुआ, बच्चों का नजरिया। जहांगीर की ईमानदारी वाली कहानी। हाँ, वो बच्चों की निगाह से दुनिया की विडंबनाओं को दिखाना रिव्यू से उपन्यास का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा मानती है। वो मासूम सवाल जो बड़ों के नैतिक दोगलेपन को उजागर कर देते हैं। लेकिन क्या रिव्यू में उपन्यास की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ मामूली बातों का जिक्र है जिन्हें कमजोरी कहा जा सकता है, या कह लें कि शैली का हिस्सा भी। एक है धीमी गति। अच्छा, स्लो पेस। हाँ, रिव्यू मानती है कि जिन्हें तेज रफ्तार वाले प्लॉट पसंद हैं, उन्हें शायद ये उपन्यास थोड़ा धीमा लगे, क्योंकि कहानी परत दर परत खुलती है, घटनाओं का अंबार नहीं लगता। ये एक धैर्य की मांग करने वाली किताब है। और दूसरी बात? दूसरा है माहौल, जो थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। ऐसा नहीं कि उपन्यास पूरी तरह अंधकार में है, लेकिन ये आसान समाधान या झूठी उम्मीदें नहीं देता। मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है? हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते। किरदारों को अपनी मुश्किलों से जूझना पड़ता है और अंत तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। रिव्यू कहती है कि कुछ पाठकों को अंत का नैतिक बोझ शायद भारी लगे, जबकि कुछ को ये यथार्थ के करीब लगेगा। ये पाठक की अपनी पसंद पर निर्भर करेगा। समझा। और राजनीति के चित्रण पर लौटें तो रिव्यू का कहना है कि मिस्ट्री कोई भाषण नहीं देते, लेकिन फिर भी एक तनावग्रस्त शहर का एहसास बना रहता है। ये कैसे होता है? रिव्यू का विश्लेषण ये है कि राजनीति किरदारों की बातचीत में घुल मिल जाती है। जैसे सांप्रदायिक सोच या बयानबाजी धीरे धीरे रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाती है। अच्छा। आर्थिक नीतियां जैसे उदारीकरण लोगों की जिंदगी में अभाव और असुरक्षा के नए तरीके पैदा करती हैं। हाँ। सरकारी दफ्तरों या संस्थानों में काम करवाने के लिए एडजस्टमेंट या जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो तो होता है। तो मिस्त्री सीधे तौर पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते, लेकिन वो उस माहौल को रचते हैं जिसमें ये सब घट रहा है। राजनीति उस हवा की तरह है जिसमें किरदार सांस ले रहे हैं, ना कि कोई अलग से थोपा गया मुद्दा। ये दिलचस्प तुलना है, और समीक्षा मिस्त्री के ही दूसरे मशहूर उपन्यास अ फाइन बैलेंस से भी इसकी तुलना करती है। वो क्या कहती है? हाँ, ये तुलना समझने में मदद करती है। रिव्यू कहती है कि अ फाइन बैलेंस का कैनवस बहुत बड़ा है। वो भारत के इमरजेंसी के दौर की कहानी है। हाँ, बहुत बड़ा नॉवल है वो। बिल्कुल, जिसमें अलग अलग सामाजिक वर्गों और जगहों के किरदार हैं, और उसकी कहानी ज्यादा त्रासद और नाटकीय है। उसकी तुलना में फैमिली मैटर्स का दायरा ज्यादा सीमित है, एक ही परिवार और शहर के एक हिस्से पर केंद्रित। इसकी टोन थोड़ी सौम्य है, ज्यादा बारीक है,
इसमें दुख और नुकसान चम्मच से परोसा जाता है, बड़ी आपदाओं के जरिए नहीं। रिव्यू ने एक अच्छी उपमा दी है। अगर अ फाइन बैलेंस एक भव्य नाटकीय ओपेरा है, हाँ, तो फैमिली मैटर्स एक अंतरंग चैम्बर संगीत जैसा है, यानी छोटे समूह के लिए रचा गया गहरा भावनात्मक संगीत। दोनों अपनी अपनी जगह मार्मिक हैं, लेकिन उनका स्केल और अंदाज अलग है। ये तुलना उपन्यास के मिजाज को समझने में काफी मदद करती है। तो फिर रिव्यू के हिसाब से ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? कौन से पाठक इसका ज्यादा आनंद उठा पाएंगे? समीक्षा कुछ खास तरह के पाठकों की ओर इशारा करती है। पहला, वो पाठक जिन्हें नज़दीकी यथार्थवाद पसंद है, यानी ऐसी कहानियां जो रोजमर्रा की जिंदगी, घरेलू माहौल, काम की जगहों, डिटेल वाली कहानियां। हाँ, और पैसे कौड़ी के हिसाब किताब को भी बारीकी से दिखाती हैं, जिन्हें किरदारों के साथ जीने का अनुभव पसंद है। दूसरे, वो पाठक जो 20वीं शताब्दी के आखिर के बॉम्बे शहर और पारसी समुदाय की जिंदगी को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी असली बनावट, उसकी अंदरूनी सच्चाइयों के साथ समझना चाहते हैं। मतलब टूरिस्ट गाइड वाली नजर से नहीं। बिल्कुल, बल्कि एक स्थानीय निवासी की नजर से शहर और समुदाय को देखना चाहते हैं। और तीसरा सुझाव बुक क्लब्स के लिए है। हाँ, रिव्यू मानती है कि ये बुक क्लब्स के लिए बेहतरीन चुनाव हो सकता है, क्योंकि ये उपन्यास कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए उकसाता है। जैसे हमारा अपने बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है, शादी में किए गए समझौते क्या मायने रखते हैं, ईमानदारी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इन सवालों पर लंबी और सार्थक बातचीत हो सकती है। सही है। समीक्षा कहानी कहने की कला के कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान दिलाती है, जिन्हें पाठक नोटिस कर सकते हैं, जैसे स्थान का इस्तेमाल, सीढ़ियां, लिफ्ट। हाँ, समीक्षा इस मोटिफ या आवर्ती प्रतीक पर गौर करती है। उपन्यास में सीढ़ियां, लिफ्ट, दरवाजे की दहलीज बार बार आते हैं। ये सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि किरदारों की सामाजिक स्थिति, उनके ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने और उनके नैतिक इम्तिहानों का भी प्रतीक बन जाते हैं। कौन दरवाजे के अंदर है, कौन बाहर, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे, ये सब मायने रखता है। और भोजन का जिक्र कि वो हिसाब किताब और स्नेह दोनों है। हाँ, भोजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा समीक्षा बताती है। एक तरफ खाने पीने का हिसाब किताब परिवार की आर्थिक सेहत का बैरोमीटर है, क्या वो अच्छा खा पा रहे हैं, क्या चीजें महंगी हो गई हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ खाना पकाना और परोसना प्यार और देखभाल जताने का एक तरीका भी है। रोक्साना का खाना बनाना महज एक काम नहीं, बल्कि उसका स्नेह जाहिर करने का ढंग है। और वो नौकरशाही वाले छोटे मोटे काम, फॉर्म भरना, परमिट लेना। हाँ, ये भी एक दिलचस्प अवलोकन है, कैसे ये छोटे छोटे नौकरशाही के काम एक परिवार के पूरे दिन का ताना बाना बदल सकते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन भर सकते हैं। हाँ, सरकारी दफ्तरों के चक्कर। वही, और दिखाते हैं कि सिस्टम आम आदमी के लिए कितना जटिल और थकाने वाला हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? समीक्षा के मुताबिक फैमिली मैटर्स आखिर में क्या संदेश देता है? कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक गहरा, मानवीय और बहुत बारीकी से बुना गया उपन्यास मानती है। ये जिम्मेदारी की कीमत, प्यार के नाजुक गणित, खासकर जब आर्थिक और सामाजिक दबाव हों, और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं की कहानी है। ये कोई फ्लैशी या जोर शोर वाला उपन्यास नहीं है, और समीक्षा कहती है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका संयम और यथार्थवादी ही इसे प्रभावी बनाता है। और अंत तक पहुंचते पहुंचते मिस्ट्री एक तरह की शांत तबाही का एहसास कराते हैं। वो एहसास जो कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के साथ रहता है, क्योंकि वो बहुत सच्चा लगता है। बिल्कुल। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि अगर पाठक इस उपन्यास को वो समय और ध्यान दे जो ये मांगता है, तो बदले में ये एक पूरी जीती जागती दुनिया और ऐसे किरदारों की कहानी देता है जिन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। और अंत में एक विचार जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जो इस समीक्षा से उभरता है। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम, किसी की देखभाल करना, छोटे मोटे नैतिक समझौते करना, दफ्तरी मुश्किलों से जूझना, हमारे चरित्र को गढ़ते हैं और बड़े सामाजिक सच को दर्शाते हैं। तो उपन्यास से परे जाकर सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में ये रोजमर्रा के छोटे दबाव और चुनाव हमारी नैतिकता को कैसे आकार देते हैं, और ये उस समाज के बारे में क्या कहते हैं जिसमें हम रहते हैं।